नमस्कार। आज है तारीख 24 मार्च, दिन सोमवार। सऊदी अरब के रियाद में यूक्रेन जंग रोकने के लिए अमेरिका और रूस के बीच बातचीत। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को आंशिक युद्ध विराम का भरोसा। I feel that he wants peace. The president had two very productive calls this week. रियाद में जारी वार्ता के बीच रूस और यूक्रेन ने किए एक दूसरे पर हमले। We don't have high expectations. Everything depends on Putin, and he's not interested. समझेंगे कि क्या है ये काला सागर डील जिस पर हो रही है बात, और क्या आंशिक युद्ध विराम हो पाएगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा की एक पैरोडी पर क्यों मचा है महाराष्ट्र में बवाल। पैसा वसूल भी होगा, लेकिन पहले देश दुनिया की खबरें सुनिए। तुर्की के गृह मंत्रालय का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में पिछले हफ्ते इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन के आलोचक इमामोग्लू को उनकी पार्टी सीएचपी ने 3 साल बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार के तौर पर चुना है। इस्तांबुल में भीड़ को संबोधित करते हुए सीएचपी नेता ओज़गुर ओज़ेल ने राष्ट्रपति एर्दोआन पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाया। 4 gün içeride tutup Türkiye onun için sandığa ओज़गुर ओज़ेल कह रहे हैं इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू को 4 दिनों तक जेल में रखकर उन्हें अदालत भेजकर, जबकि तुर्की के लोग राष्ट्रपति पद के लिए उनका चुनाव कर सकते थे, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने न केवल उन्हें बल्कि लाखों लोगों को चुनौती दी और तख्ता पलट करने का प्रयास किया। दक्षिणी गजा के नासिर अस्पताल पर इस्राएली हवाई हमले में उनके एक प्रमुख नेता की मौत हो गई। समूह के वित्तीय मामलों के प्रमुख इस्माइल बरहौम 4 दिन पहले हवाई हमले की वजह से लगे घावों का इलाज करवा रहे थे। अस्पताल के सर्जरी विभाग में उनके एक सहयोगी के साथ साथ 3 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। नासिर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अतेफ अल हौद ने हमले की निंदा की। डॉक्टर अतेफ कह रहे हैं इस्राएली सेना ने नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सर्जरी विभाग को निशाना बनाकर सभी अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया है। लोगों के सर्जरी विभाग को सीधे निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए और एक घायल की मौत हो गई। गजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गजा में चल रहे इसराइल के सैन्य हमलों में 50,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो गई है। ये युद्ध से पहले गजा की 23 लाख आबादी का करीब 2.1% है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। इस फैसले की जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला है। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। और राज्यसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया। इस पर हंगामा हुआ और सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रिजिजू ने इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी का रुख साफ करने की मांग की थी। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। हफ्तों से रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए वार्ताओं के कई दौर चले, लेकिन अब तक किसी भी हम ठोस परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सक्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप अपने प्रचार अभियान के दौरान कहते रहे कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाता, या फिर वो होता ही नहीं। ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात कर चुके हैं। जेलेंस्की से तो वो अमेरिका में मिल चुके हैं जब उन्होंने उन्हें बुलाया था, और पुतिन के साथ आमने सामने की बातचीत का भी इंतजार है, लेकिन टेलीफोन पर बात हो गई है। तो ताजा घटनाक्रम में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी वार्ताकारों और उनके रूसी समकक्षों के बीच बातचीत जारी है।
जी, यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने कल यानी रविवार को दोनों देशों के बीच हुई अलग अलग चर्चाओं को रचनात्मक और सार्थक बताया। इससे पहले अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भरोसा जताया था कि सोमवार को रूस और यूक्रेन के बीच कम से कम आंशिक युद्ध विराम की दिशा में वास्तविक प्रगति जरूर होगी। हालांकि रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने उम्मीदों पर पानी फेरते हुए संवाददाताओं से कहा कि हम इस रास्ते की शुरुआत में हैं। यूक्रेन के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ओलेक्सांद्र मेरेस्को ने बीबीसी से कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि रूस द्वारा किसी भी सौदे का सम्मान किया जाएगा। We don't have high expectations. Everything depends on Putin and he's not interested. यूक्रेन के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। सब कुछ पुतिन पर निर्भर करता है और उन्हें युद्ध विराम या फिर शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो युद्ध विराम के रास्ते में एक बड़ी अड़चन है। यूक्रेन ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव पर बिना शर्त सहमति जताई और उधर रूस यानी कि पुतिन ने इसे अस्वीकार कर दिया। कम से कम महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्रों हमारे पावर ग्रिड के बारे में आंशिक युद्ध विराम होना बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमने कई बार देखा है कि पुतिन वादा तो करते हैं और फिर उसका तुरंत उल्लंघन कर देते हैं। जी, और मेरेस्को ने यह भी कहा कि वो पिछले सप्ताह एक इंटरव्यू में विटकॉफ द्वारा की गई टिप्पणियों से परेशान थे, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की और कहा कि यूक्रेन के लिए मॉस्को के साथ एक सौदा करने का समय आ गया है। We were extremely disappointed and shocked by the recent statements. मोरेस्को कह रहे हैं कि हम विटकॉफ के हालिया बयानों से बेहद निराश और हैरान हैं क्योंकि वो पुतिन के प्रचार को दोहरा रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह से अस्वीकार है। ये पुतिन का झूठ है या तो वो पूरी तरह से गैर पेशेवर हैं और अपने पद अपनी भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है, और फिर या ऐसी बात है कि वो पुतिन के हितों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के विपक्षी सांसद ओलेक्सो गोचारेंको ने ये कहा कि ये मानना गलत होगा कि पुतिन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ वार्ताकार मित्र हो सकते हैं। ओलेक्सी कह रहे हैं कि ये खेल का हिस्सा है। विटकॉफ पुतिन के साथ बेहद दोस्ताना व्यवहार रखना चाहते हैं, उन्हें बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि विटकॉफ पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और पुतिन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। दरअसल ये सारी कहानी पुतिन ये कहना कि पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हमने पहले भी सुना है कि पुतिन ने राष्ट्रपति बुश और अन्य राष्ट्रपतियों के लिए प्रार्थना की थी। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि उन्हें एंग्लो सेक्शन से नफरत है और ऐसा वो सार्वजनिक तौर पर यानी कि खुले तौर पर कहते हैं। विटकॉफ इस बातचीत के लिए आशावादी हैं, लेकिन रूस ने कठिन वार्ता की चेतावनी दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को लड़ाई रोकने के लिए उन पर दबाव डालने की जरूरत है। अपने रात्रिकालीन भाषण में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी टीम रचनात्मक रूप से बातचीत कर रही है। Сьогодні вже друга зустріч української та अमेरिकन यहाँ पर जेलेंस्की कह रहे हैं कि सऊदी अरब में यूक्रेनी और अमेरिकी टीमों की ये दूसरी बैठक थी, जो कि ज्यादातर बातें इसमें तकनीकी थी। हमारी सेना, हमारे राजनयिक, ऊर्जा मंत्रालय के हमारे प्रतिनिधि, मैंने अभी यूक्रेन के रक्षा मंत्री से बात की है और उन्होंने बताया कि बैठक और वार्ता में क्या कुछ हुआ। हमारी टीम पूरी तरह से रचनात्मक रूप से काम कर रही है। जी बिल्कुल। और फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि उनका मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन वास्तव में संघर्ष को समाप्त करने में रुचि रखते हैं। I feel that he wants peace. The president had two very productive calls. विटकॉफ कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि पुतिन शांति चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 बेहद महत्वपूर्ण फोन कॉल की, एक राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ और दूसरी पुतिन के साथ। मैं भी वहां पर था, मैंने बैठकर दोनों की बातचीत सुनी और ये सब स्थायी शांति के बारे में था। और सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी ओर रियाद से दूर यूक्रेन और रूस रात भर एक दूसरे पर हमले करते रहे। यूक्रेन का कहना है कि उसने रात भर में 99 रूसी ड्रोन में से 57 को मार दिया, जबकि रूस का कहना है कि उसने 28 ड्रोन को रोक दिया। यूक्रेन के विशेष अभियान बलों का कहना है कि उन्होंने अमेरिका में बने हिमर्स मिसाइलों से रूस के 4 सैन्य हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। आज रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना न बनाने के व्लादिमीर पुतिन के वादे का सम्मान कर रही है।
उन्होंने कहा कि अभी तक राष्ट्रपति की ओर से कोई अन्य आदेश नहीं आया है। हमारी सेना कमांडर इन चीफ के सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बेशक हम स्थिति पर करीब नजर रख रहे हैं और हमारे अमेरिकी समकक्ष भी इसे देखने और प्रासंगिक निष्कर्ष निकालने में सक्षम हैं। और यहाँ पर पॉडकास्ट में हम सीधे शामिल कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी को। अमिताभ जी, हमने कई बातें आपको सुनाई, कई आवाजें आपको सुनाई। इस बातचीत के क्रम में एक विटकॉफ का नाम बार बार आ रहा है और दूसरा, और विटकॉफ को लेकर मतलब दोनों पक्ष में जो यूक्रेन के लोग हैं उनको शंकित हैं, शंका की नजर से देख रहे हैं। जी, अगर विटकॉफ को अगर आप ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रंप के मित्र हैं। ये भी एक रियल एस्टेट डीलर हैं जिनको डिप्लोमेसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनकी श्रद्धा ज्यादा ट्रंप के प्रति है, इसलिए वो बातें भी ट्रंप के लिए करते हैं और वैसे ही अपीयरेंस भी उनका जो पब्लिक अपीयरेंस है वो उसी तरह होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी है कि ये वही बात कहते हैं जो ट्रंप बोलते हैं और उसी को दोहराते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चाहते हैं किसी भी तरह एक पहल शुरू हो कि राष्ट्रपति ट्रंप को ये दुनिया को दिखाने के लिए हो, खासकर अमेरिकी जनता को, कि वो एक युद्ध शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सीज फायर या जो भी कह लें उसके तरफ बढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ये दुनिया को भी मनवाने में लगे हैं कि हम इस पोजीशन में हैं, चूंकि हमारे पुतिन फ्रेंड हैं, इसलिए हम इनसे दोस्ती करा सकते हैं, सीज फायर करा सकते हैं जी। लेकिन बात जी अच्छा, मैं अब यहाँ ये समझना चाहता था कि देखिए, एक जो पहले दौर की बातचीत हुई थी उसके केंद्र में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमला न करने की बात थी, जिसके बारे में ये कहा गया कि भाई दोनों तरफ से सहमति बन गई है। और उसके बाद अभी पेस्कोव ने भी कहा कि ऊर्जा संयंत्र जो है, ढांचे जो है, वहां पर बमबारी नहीं हो रही है। तो बमबारी तो हो ही रही है, दोनों ओर से हो रही है, लेकिन अब जो बातचीत हो रही है रियाद में वो ब्लैक सी डील की हो रही है, यानी कि काला सागर डील। ये क्या है? देखिए, काला सागर डील एक 2022 में टर्की, यूनाइटेड नेशंस, यूक्रेन और रशिया के बीच हुआ था पहली बार, जिसमें यूक्रेन के जितने खाद्यान्न, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा खाद्यान्न विक्रेता है, एक्सपोर्टर है, और उसमें उनको कहा गया था कि ब्लैक सी के थ्रू आप जो भी अपने शिप्स भेजेंगे टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन या दुनिया में बेचने के लिए, उसके लिए उस पर रूसी नौसैनिक बेड़ों का हमला नहीं कर सकते। तो वो एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के नाम से जाना गया, जो तो काफी हद तक सही था और एक तरह से आप माने कि वो टेम्पलेट बन गया था कि आगे जो भी वार्ताएं होंगी उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन 2023 आते आते रूस ने इस पर विराम लगा दिया। उसने कहा कि हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं वो किसी भी तरह से ब्लैक सी के थ्रू नहीं जा रहे, हालांकि ये सही नहीं था और वो आज भी जा रहे हैं। तो ये एक उन्होंने देखा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर जो वार्ताएं हो रही है उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, तो इसको अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये कारगर पहले रहा है और इस पर बातचीत हो सकती है। इसमें दोनों का फायदा है, यूक्रेन का भी फायदा है और रूस का भी फायदा है। तो ये पहल वैसी की जा रही है कि आगे चलकर एक दुनिया को भी दिखाया जा सके और लोगों को भी बताया जा सके कुछ बात आगे बढ़ रही है। क्या इसको इस तरह से हम समझें कि पहले एनर्जी सेक्टर पर हम हमले रोकेंगे, नंबर 1, फिर अगर हमने ब्लैक सागर डील को मंजूरी दे दी तो हम एक स्टेप और आगे बढ़े और उसके बाद हम तीसरे स्टेप यानी कि जो आंशिक युद्ध विराम है उसकी ओर बढ़ पाएंगे? क्या ये स्टेप्स हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस कहता है कि हमने उन पर अटैक करना रोक दिया है, जबकि यूक्रेन इस समय कह रहा है कि चूंकि वो डील पर हस्ताक्षर नहीं हुए इसलिए हमने रोका नहीं है। और दूसरा स्टेप ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो रिवाइव किया जा रहा है वो भी एक तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। और तीसरा जो सबसे कंटेंशियस है, जो सबसे विवादास्पद होगा, कि वो जो सीज फायर होगा उसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे, यानी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रूस ने लिया है, यूक्रेन ने लिया है कि हम कोई भी भूमि जो रूस के कब्जे में है उसको हम मानने के लिए रूस में तैयार नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन होगा दोनों के लिए कि वो कैसे किया जाए। हालांकि इसमें एक एंगल जो अब तक हम भूलते जा रहे हैं वो है यूरोप, कि बाकी जो यूरोप है वो कैसे रिएक्ट करेगा, और उसके लिए अब तक ना कोई डेवलपमेंट्स हुए, ना यूरोप के साथ वार्ताएं हो रही है। यूरोप अपना इनिशिएटिव ले रहा है। अगर ये यूक्रेन के पक्ष में नहीं जाता है तो ये संभव है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की
अपने जो बातें मनवाने के लिए यूरोप के पास भी जा सकते हैं। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है और वो ये ऊंट किस करवट लेगा वो देखना होगा आने वाले समय में। मोहनलाल जी, रियाद में बैठक हो रही है, रियाद में ये बैठक क्यों हो रही है? देखिए, रियाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बैठक को स्विट्जरलैंड में होना चाहिए था, फ्रांस में होना चाहिए था, यूरोप में होना चाहिए, क्योंकि पावर सेंटर्स थे। यहाँ पर ट्रंप ने उस पावर सेंटर को कहा कि ये पार्टी हो गए हैं, इसलिए हम वहां नहीं करेंगे, हम रियाद में करेंगे। और रियाद ने अपने आप को एक तरह से यूं कहे कि होस्ट भी बनाया है। रियाद में इनके इंटरेस्ट भी हैं और बड़ा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक फ्लोर पर रूसी नेगोशिएटर्स हैं, दूसरे फ्लोर पर यूक्रेनियंस हैं और बार बार अमेरिकी जो है ऊपर नीचे उस फ्लोर्स पे जा रहे हैं उन वार्ताओं को करने के लिए। यानी ये बताना भी चाहते हैं कि यूरोप अब सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं रहा, वो एक स्टेक होल्डर रह गया है इस वॉर में। इसलिए अगर स्टेक होल्डर है तो वहां वेन्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे वार्ताएं में दिक्कत आ सकती है, ये उनका मानना है। इस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा? क्या रूस, अमेरिका एक आंशिक युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ पाएंगे? देखिए मोहनलाल जी, ये बहुत डिफिकल्ट है इस समय कहना कि रूस इस समय सिर्फ फोकस कर रहा है अमेरिका पे, ट्रंप पे, विटकॉफ पे या उनके नेगोशिएटर्स पे। यूक्रेन ये चाहता है कि किसी भी तरह, और यूक्रेन भी बहुत उत्सुक है कि किसी न किसी तरह युद्ध विराम हो, शांति हो, क्योंकि जो वॉशिंगटन में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो वार्ताएं हुई थी और जिस तरह से जो एक स्थिति बनी थी, उसके बाद ज़ेलेंस्की दुनिया को और अपने कंस्टिट्यूएंट्स को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन तो इस समय प्रिपेयर्ड है कि वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि युद्ध रोका जाए, शांति वार्ताएं शुरू की जाए, सीज फायर या जो भी हो वो उस पर आया जाए। लेकिन अमेरिका इस समय बड़ा ढुलमुल नीति अपना रहा है और स्टीव विटकॉफ का, जिनका आपने मेंशन भी किया, वो इस समय ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से कि वार्ताएं तो चलें, युद्ध शांति हो, लेकिन ट्रंप के इमेज को और ट्रंप की बातों को किसी तरह मनवाने के लिए वो पुतिन से राजी करें। और यहीं पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ये दो, अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। बीच में ज़ेलेंस्की जो है उनका कोई एक्टिव सपोर्टर नहीं है और वो विटकॉफ वही बातें कर रहे हैं जो पुतिन करते आए हैं यूक्रेन के अगेंस्ट। तो आने वाले समय बड़ा डिफिकल्ट होगा और किसी न किसी तरह ट्रंप चाहे न चाहे यूरोप को भी किसी न किसी तरह इस टेबल पर आना ही होगा, नहीं तो ये पूरी वार्ताएं निरर्थक हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस लाइव पॉडकास्ट में शामिल हुए थे। आपने विश्लेषण किया कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और क्या रियाद से निकलेगी आंशिक युद्ध विराम की राह। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। तो अपने लिसनर्स को ये बता दें कि ये जो हिस्सा है ये कुणाल कामरा के उस कंट्रोवर्शियल स्टैंड अप शो का हिस्सा है जिसके बाद वो चर्चा में आ गए। एक स्टैंड अप शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उन्होंने कथित रूप से गद्दार कहा और इसकी वजह से लंबी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। रविवार यानी कल वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना के शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस जगह पर तोड़ फोड़ भी की जहां ये स्टैंड अप शो शूट किया गया था। और इसके बाद से ही इस मामले में तूल पकड़ लिया। शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा को गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल कामरा ने अपने शो में फिलहाल दिल तो पागल है का ये जो हमने म्यूजिक सुनाया, ये उसका एक पैरोडी सॉन्ग आया था और इसमें 2022 में शिवसेना में टूट का हवाला दिया गया और इस गाने में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, गद्दार। हालांकि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था।
जी, शिवसेना के प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने कहा कि मुंबई पुलिस को चाहिए कि वो कुणाल कामरा को गिरफ्तार करे, उसे जेल में बंद कर दे और मुकदमा चलना चाहिए। वहीं सांसद नरेश महस्के ने कहा कि कुणाल कामरा जो है पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं और हमारे नेता पे टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। हम सब ने आज एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में आए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कामरा पर क्या कहा, ये सुनते हैं। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। पेच क्या है? जी, पेच ये है कि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन है, संकेत किए गए हैं, नाम नहीं लिया गया। जी बिल्कुल। और इस पर विपक्ष की भी टिप्पणी आई है। कुणाल कामरा के जिस वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है उसे शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कुणाल का कमाल। मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। तो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा है, कहीं न कहीं दंगे होते हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, उनका कंट्रोल में नहीं रहा है देवेंद्र जी को। तो उधर उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष और नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कामरा ने कुछ गलत कहा है और ये किसी पर हमले करने की बात नहीं है। वो पूरा गाना आप सुन लीजिए। आपके के उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने कामरा के शो को लेकर हो रहे विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया तो कैसे लगा कि वो शिंदे की ही बात कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने स्टूडियो पर हमले को कायरतापूर्ण बताया। नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ क्योंकि कल कुणाल कामरा ने जिस पे बात की है, गद्दारों के बारे में बात की है, चोरों के बारे में बात की है, क्योंकि उन्होंने तो नाम नहीं लिया। मोदी साहब ने कहा था कि क्रिटिसिज्म इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और यही क्रिटिसिज्म पे ऐसे करने लगे। तो क्या फिर बीजेपी की जो एक विचारधारा है कि सोच है, उसी से ये साथ में इनके दोस्त चल रहे? क्या एक जन आंदोलन था, जनहित का विषय था, किसानों को किसी ने फंसाया है या किसी स्थानिक भूमिपुत्र का अपमान किया है? ये नहीं है। एक व्यक्ति को मिर्ची लगी क्योंकि किसी ने चोर और गद्दार ये शब्द कहा और इसलिए तोड़फोड़ हुई है। तो मामला नहीं है जिस स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में है। इससे पहले भी वो कई बार राजनीति, फिल्म, खेल पर अपनी राय के कारण मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा रह चुके हैं। दरअसल जो कामरा है वो अपने लोकप्रिय पॉलिटिकल कॉमेडी पॉडकास्ट शटअप या कुणाल के नाम से के लिए जाने जाते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने जुलाई 2017 में की थी। और इस पॉडकास्ट में वो अपने मेहमान से करंट अफेयर्स यानी कि राजनीतिक मुद्दों समेत कई विषयों पर बात करते हैं। और इस पॉडकास्ट में वो कई जानी मानी हस्तियों को बुला चुके हैं। कई बार उनके वीडियोस भी बहुत वायरल हुए हैं। एक वीडियो हमें याद है जब वो एरोप्लेन में बैठे थे अर्नब गोस्वामी के साथ, पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ, और उनसे भिड़ गए थे, उनसे कई सवाल किए थे और वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अक्टूबर 2024 में ओला कंपनी के जो मालिक हैं भाविश अग्रवाल, उनमें और कामरा के बीच में एक तीखी बहस देखने को मिली थी। उन्होंने शिकायतें बहुत सारी की थी, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी एक शुरू हुई थी। जवाब आए थे इधर से उधर से, सब जगह से। तो बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव ने कुछ महीनों पहले कुणाल कामरा से मुलाकात की थी और उनसे पूछा था कि उनके हिसाब से कॉमेडी क्या है। उस समय जो बातचीत की थी वो हम आपको सुनाते हैं। कॉमेडी मतलब सटायर, कॉमेडी आप कुछ भी ले लो, उसको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बता के आप कभी भी बोल सकते हैं कि ये फैक्ट नहीं है। वो कॉमेडी इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। लोगों की परसेप्शन क्या है उस पर बेस्ड है। लोगों की एक परसेप्शन होती है, उसको केटर करना है आपको, ठीक है? तो वो परसेप्शन ना ही सच्ची होती है ना ही खराब होती है, वो परसेप्शन होती है। मुझे नहीं पता, पर ये परसेप्शन को लेके जब मैं जोक मारता हूँ जनता हंसती है। आज के भारत में आपको लगता है कि कॉमेडी या पॉलिटिकल सटायर करना बहुत मुश्किल हो गया? ये करने का मजा तभी है, या ये करने का सबसे बेहतर टाइम तभी है जब आपको ये करने से रोका जाए। ये मेरा मानना है।
भारत में आज जो स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक सिनेरियो है उसे आप कैसे देख रहे हैं? फ्लरिशिंग है, बहुत अच्छा है। देयर आर लॉट ऑफ कॉमेडियंस हु आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट एक जो आर्ट फॉर्म के लिए ऑडियंस बन जाती है ना, वो हम थोड़ा लैक कर रहे हैं बनने में, बिकॉज वी आर अ लैंड ऑफ फॉलोअर्स। तो एक कोई कॉमेडियन है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो उनका शो सब लोग देखते हैं। मतलब हमारे जो आर्टिस्ट है और उनका लाइफ एक्सपीरियंस और जो उनके कॉमेडी में डेप्थ है वो बहुत बढ़िया है। आज के भारत के बारे में कुणाल कामरा क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया? अब कैसे देख रहे हैं? इंडिया का आइडिया हमेशा इवॉल्व होता है, बट मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि हम आइडेंटिटी पे एक ही चीज पे बात करें, विच इज आइडेंटिटी ऑफ अ सिटीजन। जो मैं बोल रहा हूँ, जब किसी का घर बुलडोजर से टूट जाता है किसी आदमी का, तो आप पूरी फैमिली को सजा दे रहे हैं। तो आप वो सिटीजन के जो भी फैमिली है उसको सजा दे रहे हैं। ये कोई मुस्लिम या हिंदू नहीं है, ये एक सिटीजन है और जिसके पूरे परिवार को आप सजा दे रहे हैं बुलडोजर चला के गरीब लोगों पे। तो ये तो नहीं है आइडिया ऑफ इंडिया। तो मैं एक आइडिया ऑफ सिटीजन पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि आज आप सिटीजन क्या कर सकते हो इन इंडिया। तो ये थे कुणाल कामरा जिनसे बात कर रहे थे। महीनों पहले बात की थी राघवेंद्र राव ने, ये हमने आपको सुनाया। उसके तो बाजार नियामक संस्था यानी सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पेश किया है जिसका नाम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF है। और ये लॉन्ग यानी शेयरों की खरीद और शॉर्ट यानी शेयरों की बिक्री दोनों पर साथ साथ चलता है। सोचिए कि आपके पास एक ऐसा फंड हो जो हर हाल, फिर चाहे हाल बुरा हो या हाल अच्छा, हर हाल में अच्छा रिटर्न दे। चाहे शेयर बाजार में उछाल का दौर चल रहा हो या फिर गिरावट का। सोचकर ही अच्छा लग रहा है ना? तो सोचना ही नहीं है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर चलना भी है जो लॉन्ग यानी शेयरों की खरीद और शॉर्ट यानी शेयरों की बिक्री दोनों पर साथ साथ चलती है माहौल के मुताबिक। म्यूचुअल फंड्स में ये सुविधा नहीं है, इसलिए बाजार नियामक संस्था सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पेश किया है जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF। पैसा वसूल में आज बात इसी फंड पर। म्यूचुअल फंड्स की SIP के बारे में तो आपको पता ही है, जिसमें आपके पैसे से फंड मैनेजर अपने चुने हुए शेयरों में निवेश करता है। जाहिर है जब इन शेयरों में तेजी आएगी तभी आपकी NAV बढ़ेगी और आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या हो अगर बाजार में गिरावट का दौर लंबा चले? इसी में आपके लिए कारगर साबित हो सकता है SIF। इसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी की जा सकेगी, यानी फंड मैनेजर बाजार चढ़ने और गिरने दोनों ही स्थितियों में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज के साथ पैसा लगाएगा। तो चाहे बाजार गिरे या चढ़े, SIF दोनों ही स्थितियों में मुनाफा दे सकता है। अब आगे बढ़ें, इससे पहले लॉन्ग और शॉर्ट इसे समझ लेते हैं। जैसे शेयर बाजार की भाषा में लॉन्ग मतलब है कि आपकी समझ के मुताबिक किसी खास शेयर में तेजी आएगी, वहीं शॉर्ट से मतलब है कि कोई खास शेयर मौजूदा भाव से नीचे गिर सकता है। SIF के स्पेशलिस्ट इन दोनों स्ट्रैटेजीज पर साथ साथ चलकर मुनाफे को जेब में डालने का फॉर्मूला तय करेंगे। दरअसल स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एक एसेट क्लास है। कह सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड की मौजूदा स्कीम्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS के बीच में आता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, वहीं PMS के तहत मिनिमम 50 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। तो क्या इन SIF में भी म्यूचुअल फंड्स की तरह कैटेगरी होंगी? जवाब है हाँ, म्यूचुअल फंड्स की तरह ही SIF में भी कैटेगरी होंगी जिनमें इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। सेबी के मुताबिक फिलहाल इसमें 7 कैटेगरी होंगी, 3 इक्विटी में, 2 डेट में और 2 कैटेगरी हाइब्रिड में होंगी। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि इक्विटी कैटेगरी में इसे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड कह सकते हैं। ये कुल रकम का 80% लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करेंगे।
तो इन्हें एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड भी कह सकते हैं। बस अंतर ये है कि म्यूचुअल फंड जहां सिर्फ खरीद की स्ट्रैटेजी पर चलते हैं, वहीं एसआईएफ खरीद और बिक्री यानी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज पर काम करते हैं। इसी तरह से सेक्टर रोटेशन और डेट में भी एसआईएफ होंगे। म्यूचुअल फंड्स और एसआईएफ में कुछ और अंतरों को भी समझ लीजिए। जैसे एसआईएफ कहने को रिटेल निवेशकों के लिए है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप लाखों में इन्वेस्टमेंट का मादा रखते हो। मसलन एसआईएफ में निवेश की कम से कम रकम 10 लाख रुपए है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में एक मुश्त निवेश के लिए रकम 100 रुपए है, जबकि एसआईपी के लिए 500 रुपए। एक और बात, एसआईएफ वो ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी शुरू कर सकती है जो कम से कम 3 साल से ऑपरेशनल हो और 3 साल से ठीक पहले उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ रुपए से कम न हो। अब चूंकि मामला बड़े पोर्टफोलियो से जुड़ा है, इसलिए सेबी ने सलाह दी है कि इसके लिए एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को एक मुख्य इन्वेस्टमेंट अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। अब सवाल है कि क्या हर स्कीम के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगाने होंगे? जानकारों का कहना है कि मिनिमम 10 लाख रुपए का निवेश स्कीम पर नहीं बल्कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर निर्भर करेगा। मसलन अभी सेबी ने 7 कैटेगरी को मंजूरी दी है। आप किसी एक म्यूचुअल फंड की इन सभी कैटेगरी में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। रकम 10 लाख रुपए है तो बेहतर ये भी है कि रिस्क फैक्टर की नॉलेज कम से कम आपके पास हो। तो रिस्क के मद्देनजर सेबी ने हर प्रोडक्ट के लिए रिस्क बैंड बनाए हैं। इसके लेवल 1 से लेकर 5 तक रहेंगे, यानी आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से पता चलेगा कि आप किस रिस्क बैंड में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि निवेशकों के लिए एसआईएफ में हाई रिस्क हाई रिटर्न का फॉर्मूला तो है, लो रिस्क लो रिटर्न की स्कीम भी मौजूद है। जानकार कहते हैं कि एसआईएफ में इसीलिए मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपए रखा गया है ताकि नए और छोटे निवेशक इससे दूर रहें और डेरिवेटिव की समझ रखने वाले ही इसका हिस्सा बने। रही टैक्स छूट की बात, तो एसआईएफ में भी मुनाफे पर वैसा ही टैक्स लगेगा जैसे म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।